नमस्कार बच्चों, आज मैं विज्ञान में कक्षा 10 का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण पढ़ाऊंगी। तो पाठ पढ़ने से पहले एक चीज़ हम ज़रूर विचार कर लें कि जब भी हम विज्ञान पढ़ें तो विज्ञान केवल एक विषय नहीं है, केवल एक टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं जो होती हैं उन्हीं से संबंधित होता है। तो जब भी हम विज्ञान पढ़ें तो वो घटना से हम उसे जोड़कर पढ़ें। तो यहाँ पर जो पहला पाठ है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं से ही संबंधित है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वैसे बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको और सरल शब्दों में अगर कहूँ तो हम ये मान सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, मान लो हमने खिचड़ी बनाई तो खिचड़ी में हमने चावल भी मिलाया, दाल भी मिलाई, नमक भी मिलाया, हमने और भी दूसरी चीज़ें उसके अंदर मिलाई और फिर इन सब चीज़ों से मिलकर एक नया पदार्थ बना खिचड़ी। तो बिल्कुल वैसा ही है, इसकी परिभाषा में भी वही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है ये कैसे पहचानेंगे? तो उसके कुछ लक्षण हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था क्या होती है? अवस्था होती है, तीन अवस्थाएं होती है किसी भी पदार्थ की कि या तो वो ठोस होगा या गैस होगा या द्रव होगा। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन अगर हो रहा है इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया है। ठोस से द्रव में बदल सकता है, द्रव से गैस में बदल सकता है। अगर उसके रंग में परिवर्तन आता है तो भी माना जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तापमान में परिवर्तन आ सकता है या फिर गैस का निष्कासन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के ये चार लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। अगर रासायनिक अभिक्रिया को मैं और इसके बारे में बताऊं तो हमने 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़े हैं परिवर्तन। परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, या ऐसे परिवर्तन जो स्थायी नहीं होते हैं, जैसे अस्थायी होते हैं, और एक परिवर्तन होते हैं स्थायी। अब अगर उदाहरण से समझें तो जैसे कि पानी जो है जब हम उसको ठंडा करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं तो किस में बदल जाता है? बर्फ़ में। क्या हम बर्फ़ को वापस पानी में बदल सकते हैं? बिल्कुल, हम बर्फ़ को पानी में बदल सकते हैं, यानी कि पानी को भी बर्फ़ में बदला जा सकता है, बर्फ़ को भी पानी में बदला जा सकता है। तो ऐसा परिवर्तन जो अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है या अस्थायी होता है, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जबकि ऐसा परिवर्तन जो एक बार होने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जैसे दूध से दही जमना। तो दूध से एक बार अगर दही जमा दिया गया है तो क्या दही वापस दूध में बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। तो ऐसा जो परिवर्तन हुआ वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन हुआ रासायनिक परिवर्तन, इसका कारण क्या है? किसकी वजह से हुआ? ये हुआ रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से। जो हमारा पाठ है, जिस पाठ में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा हमने पढ़ ली, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है और हम रासायनिक अभिक्रिया को के बारे में बताते हैं तो हम उसे शब्दों और वाक्यों में समझाने के बजाय हम उसे एक समीकरण के रूप में लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि शब्दों और वाक्यों में उसका विवरण लंबा हो जाता है। तो लंबा होने को हम छोटा करने के लिए, संक्षिप्त रूप में समझाने के लिए हम उसको समीकरण के रूप में लिख देते हैं। इसलिए हम इस रासायनिक समीकरण को, इसलिए हम इस शब्दों के समीकरण को कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे कि हमने यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को हमने इसके प्रतीक के रूप में लिखा है मैग्नीशियम,
ऑक्सीजन का प्रतीक O2 लिखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है MgO। तो हम इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं, जबकि अगर हम इसको समझाएंगे तो हमें ज़्यादा लंबा इसका विवरण करना पड़ेगा। तो इसलिए हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती है? रासायनिक समीकरण की पहली विशेषता ये है कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो रासायनिक समीकरण में तीर के निशान से पहले हमेशा जो भी पदार्थ लिखे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्यों? क्योंकि इन अभिकारकों के अभिक्रिया में भाग लेने पर एक नया उत्पाद बनता है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं इन्हें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है और तीर के निशान से पहले लिखा जाता है। इनको बोलते हैं अभिकारक। और जो इन ये जो अभिकारकों की अभिक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है इसको बोलते हैं हम उत्पाद। तो उत्पाद हमेशा तीर के निशान के बाद लिखा जाता है राइट हैंड साइड पर। तो हमने इसको विशेषता, जब हमने समीकरण की विशेषता लिखेंगे उत्तर में, तो हम पहले अभिकारक के बारे में बताएंगे कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हमेशा तीर के निशान से पहले बाईं ओर लिखते हैं, जबकि उत्पाद को हम हमेशा RHS यानी कि दाईं ओर लिखते हैं तीर के निशान के बाद में। और तीसरी विशेषता क्या है इसकी तीसरी विशेषता है कि अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक अगर हैं तो उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। चौथी विशेषता है कि अभिक्रिया में जो तीर का निशान होता है वो अभिक्रिया की दिशा को शो करता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रही है। तो ये तीर के निशान से तय होता है। ये 4 विशेषताएं समीकरण की लिखी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है कि जो यौगिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया के लिए हमने रासायनिक सूत्र लिखे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के और मैग्नीशियम ऑक्साइड के। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंकाली ढांचा या असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। 2 तरह के रासायनिक समीकरण होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसकी विशेषता होती है कि उसमें जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं, यानी कि ये जो अभिकारक हैं और ये जो उत्पाद है, इन दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। जैसे कि इस उदाहरण में हम देखें कि मैग्नीशियम, अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है 1, उत्पाद में भी कितना है 1, लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ पर परमाणु संख्या ऑक्सीजन की है 2, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी है 1। तो इनमें अंतर आ रहा है। तो संतुलित समीकरण में दोनों में बराबर होती है, जबकि असंतुलित समीकरण में उत्पाद और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के यौगिकों के तत्वों की परमाणु संख्या समान ना हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित, ढांचा या कंकाली समीकरण कहते हैं, जैसा कि इस समीकरण में है। अब पहले हमने पढ़ा था असंतुलित समीकरण, अब हम पढ़ेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है। तो असंतुलित समीकरण का जस्ट उल्टा, यानी कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद में यौगिकों के तत्वों में परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ये एक नियम के रूप में लिखा जाता है इस नियम को कहते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, यानी कि हमने अभिकारक जितना लिया है उतना ही उत्पाद बनेगा और उनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और किसी भी समीकरण को संतुलित होने के लिए इस नियम का पालन करना आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें कुछ चरण, कुछ स्टेप्स ध्यान रखने होते हैं। पहला स्टेप्स है बॉक्स बनाना, कि जिस भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है उस समीकरण के चारों ओर हमें बॉक्स बना लेना। समीकरण के चारों ओर नहीं बनाना है,
समीकरण में जो तत्व जो यौगिक हैं उन यौगिक के चारों ओर हमें बॉक्स बनाना है। जैसे कि ये समीकरण मैंने लिया है, फेरस है, H2O है, Fe3O4 है और H2 है। तो इनके चारों ओर सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने का कारण क्या है? बॉक्स बनाने का कारण ये है कि हमें इन बॉक्स के अंदर कोई फेरबदल नहीं करना है। हमें जो भी फेरबदल करना होगा वो इस बॉक्स के बाहर करना होगा। दूसरा चरण क्या होगा? दूसरा चरण ये होगा कि अभिकारक और उत्पाद इन दोनों में परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है उसकी सूची बनानी है। तो पहले तो हम 3 कॉलम बनाएंगे। उन 3 कॉलम में से तत्व, जो भी तत्व इसमें भाग ले रहे हैं उन तत्वों को लिखेंगे। जैसे कि इस अभिक्रिया में Fe, उसके बाद H है तो H लिखा है, O है तो O लिखा है। इसके अलावा इसमें कोई तत्व नहीं है। जो अभिकारक में तत्व होंगे वही उत्पाद में होंगे, इसलिए उत्पाद के तत्व भी यही हैं। अब हम देखेंगे कि अभिकारक में Fe कितना है। अभिकारक में Fe कितना है? 1 ही दिख रहा है तो हमने यहाँ लिख लिया 1। इधर उत्पाद में देखा तो यहाँ जब हम उत्पाद की संख्या लिखेंगे तो उत्पाद में Fe कितना है? 3, इसलिए यहाँ लिखेंगे 3। अब हम आ जाते हैं H पर। H अभिकारक में कितना है? 2, तो हमने यहाँ लिखा 2। इसके बाद उत्पाद में H कितना है? यहाँ भी 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। इसके बाद O की बारी आती है। O अभिकारक में कितना है? 1 और उत्पाद में कितना है? 4। तो इस तरह से हमने ये सूची बना ली है। सूची बनाने के बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको अलग से समझा देती हूँ। इसमें जैसे कि हमें अभिक्रिया दी गई है, सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे। फिर हमने सूची बनाई तो सूची में जो सबसे ज़्यादा अंतर आएगा, जैसे कि इसमें अंतर कितना आ रहा है? 3 का। इसमें अंतर कुछ भी नहीं आ रहा है। H में इसमें अंतर आ रहा है 2 का। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर आएगा उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे, यानी कि O को सबसे पहले संतुलित करेंगे अभिक्रिया में। तो अब हम O को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, अभिक्रिया में, अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में O की संख्या देखेंगे परमाणु की। तो यहाँ पर O है अभिकारक में, ये कितना है? 1, जबकि यहाँ पर O कितना है? 4। तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1। अब हम ज़्यादा को तो कम कर नहीं सकते, हम 1 को ही बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4, यानी कि अब O भी कितना हो गया? 4 और इधर भी 4, इधर भी 4, यानी कि O तो जो है हमारा संतुलित हो गया। अब हमें क्या संतुलित करना है? H। अब हम H देखते हैं तो H अभिकारक में H कितना है? 4। पहले 2 था लेकिन जब हमने 4 लिख दिया तो अब H कितना हो गया? यहाँ पर H हो गया 8। तो इसका मतलब यहाँ जो H है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। 8 के लिए 2 तो पहले से ही है और हम इसे 4 से यहाँ 4 लिख देंगे। तो अब यहाँ भी कितना हो गया? 8, यानी कि हमारा H भी संतुलित हो गया। अब हम आ जाते हैं Fe पर। Fe देखेंगे, Fe में अभिकारक में Fe कितना है? 1 और इसमें कितना है? उत्पाद में 3। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। ज़्यादा को तो हम कम कर नहीं सकते, हम कम वाले को ही बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाना है? 3 के बराबर करना है। तो हम Fe के आगे कितना लिख देंगे? 3। तो अब हमारे Fe इसमें भी 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गया। हमारे दोनों में, अभिकारक और उत्पाद में, Fe संतुलित हो गया है। तो हमारे तीनों तत्व संतुलित हो चुके हैं। ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई है। तो इस तरह से किसी भी अभिक्रिया को संतुलित किया जा सकता है। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जितना इधर होगा परमाणु संख्या उतनी ही उधर होगी। छोटी परमाणु संख्या को हमें बढ़ाना है और बॉक्स के अंदर कोई फेरबदल नहीं करना है। इस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अभिक्रिया संतुलित करना। अब हम अभिक्रिया में संतुलित करते समय कई बार हम अभिक्रिया में
एक चीज़ और बतानी है इसमें कि अभिक्रिया जब हम संतुलित करते हैं तो इस विधि को, जिस विधि से हमने ये अभिक्रिया संतुलित की है, इस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो छोटी पूर्णांक की जो संख्या होती है उसके गुणांक का हम इसमें उपयोग करते हैं, इसलिए। अब हम कई बार जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें हम पदार्थ जो हम भाग लेते हैं अभिक्रिया में उनकी अवस्था भी लिखते हैं, कि जैसे यहाँ पर Fe था, उस Fe को हमने S लिखा है। S का मतलब क्या है? FeS तब लिखते हैं जब अवस्था कैसी होती है? ठोस। S क्यों लिखते हैं? क्योंकि सॉलिड का हम आगे वाला अक्षर ले लेते हैं S। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में भाग लेता है या बनता है तो उसके आगे लिखेंगे L। जैसे कि यहाँ पर H2O है, वो गैस अवस्था में है, तो गैस अवस्था के आगे हमने G लिख दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि H2 गैस अवस्था में भाग ले रहा है। तो L के लिए लिक्विड क्यों लिक्विड होता है, इसलिए L लिखा जाता है द्रव के लिए। गैस के लिए G लिखते हैं। और अगर हमने किसी पदार्थ का जलीय विलयन का उपयोग किया है तो हम एक्वस के लिए लिखते हैं AQ। यानी कि हम किसी भी समीकरण में पदार्थ की अवस्था को भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा और क्या किया जाता है कि जब भी किसी समीकरण में अगर तापमान दिखाना हो तो हम इस तीर के निशान के ऊपर ऊष्मा, तापमान ये भी लिखते हैं, कई बार अभिक्रिया में शो करने के लिए। तो इस प्रकार आज हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, संतुलित समीकरण को संतुलित करना पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अगर आपको यहाँ पर कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।